बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा कि वो आपके आई के मुतल्लिका जितने भी मामलात होते हैं, यानी आपकी आँखों में इन्फेक्शन है या आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से आपकी बिनाई में कमी हो रही है या आपकी आँखों के अंदर डिफरेंट किस्म के कोई ऐसे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं जो कि नॉर्मल हालत में नहीं होती। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या इसके अलावा कोई भी वायरल डिजीज़ होती है, इन सारे मामलात में आपकी जो आँखें होती हैं या आपकी आई साइड जो होती है उसके ऊपर जिस तरह आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन सब मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो के अंदर एक फेमस आई स्पेशलिस्ट को बुला रखा है। हम उसी पर बात करेंगे। और इसी तरह आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है या इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या आपको कोई फालज का अटैक आया है या कोई आपके ऑप्टिकल नर्व का इशू है या कोई आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो ये वो मामलात होते हैं जो आपकी बीमारी को समझने के लिए आज जिस तरह के भी हम कोई भी प्रोग्राम अपना करते हैं तो हमारा जो विजन होता है, जो पर्पज़ होता है, वो बेसिकली अवामुन नास को वेल अवेयर करना होता है, उनको वेल एजुकेट करना होता है ताकि अपनी बीमारी को समझें। उनको पता चले कि मेरी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सिम्टोमेटिकली जब चेंजिंग आती है तो मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके कौन से टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। इसी तरह आई के मुतल्लिका चूँकि बेशुमार ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, मिथ होती हैं जो लोगों ने अपने आप पाल रखी होती हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं या किसी भी तरह का कोई आई का इशू आता है तो जो उसका गोल्डन पीरियड होता है किसी भी बीमारी को टाइटल करने का, वो मरीज़ उसको वेस्ट कर देते हैं या उसका जीपी जो होता है या जो फैमिली फिजिशियन होता है या नीचे कोई टेक्नीशियन जो होते हैं वो प्रॉपर उनको उनकी बीमारी के बारे में गाइड नहीं करते और मरीज़ को भी नहीं पता होता कि मैंने इस बीमारी में कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो वो फर्स्ट जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उसका जीपी होता है, फैमिली फिजिशियन होता है, और उसमें अगर वो मिस गाइड हो गया पेशेंट या उसका टाइम वेस्ट हो गया तो उसकी आँखों के मसाइल जो है वो कितने बढ़ सकते हैं या फिर उसमें कितना टाइम लग सकता है उसको रिवर्स होने में, ठीक होने में या रिकवर होने में। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर और फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ जहांगीर साहब जो कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं जिन्ना हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस, जो कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि जो बीमारी का असल पीरियड होता है वो लोग वेस्ट कर देते हैं किसी भी मिस मैनेजमेंट की वजह से, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, कोई मिथ बन गई, किसी ने गलत गाइड कर दिया। तो आप क्या समझते हैं या पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आपको आई का किसी भी कैटेगरी का कोई इन्फेक्शन हो तो उनको फौरी तौर पर आई स्पेशलिटी में आना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह आ जाती है कि जो आँख है वो बड़ी नाजुक सी चीज़ अल्लाह ने बनाई है। ठीक है। बाकी जिस्म में आपको कोई भी चोट लगे, ज़ख्म भर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आँख में कोई चोट या कोई भी ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि आँख में नज़र के हिस्से को, जो हमारी पुतली या कॉर्निया जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर नुकसान का बायस बन सकता है तो उसकी वजह से कई दफ़ा इरिवर्सिबल डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। ठीक है। जो ये आपने जो इन्फेक्शन से रिलेटेड बात की है, ये मिथ सिर्फ इन्फेक्शन की हद तक नहीं है, ये मिथ्स और बहुत सारी चीज़ों में आई के मुतल्लिक है। ठीक है। इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये आ जाता है कि जो आई के जो भी इन्फेक्शन आपका ऐसा है किसी वजह से भी, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आशोब चशम बड़ा वबा फैली थी और उसमें मेरा ख्याल है आशोब चशम से इतनी आँख में प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर नहीं बढ़ा होगा जितना सेल्फ मेडिकेशन या एक से दूसरे से सुन के जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया और उससे जो प्रॉब्लम आगे हो सकती हैं वो हुई होंगी। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिसका काम उसी को समझे। ठीक है, तो जो अगर एक स्पेशलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो डेफिनेटली एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एक और चीज़, इसमें दो चीज़ें बल्कि मैं ऐड करूंगा इसी तरह की जो आपने मिथ्स की बात की है। एक जो सबसे बड़ी मिथ है कि जी आंखों में ऐनक जिस तरह लगती है बच्चों को, तो एक लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जी अब ऐनक लग गई है तो नंबर ठहर जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। ऐनक का मकसद उस वक्त, जैसे आपको हियरिंग एड लगता है सुनने के लिए, ऐनक का मकसद है दिखाना।
ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आता, ऐनक लगाते हैं, सही नज़र आ रहा है, तो ऐनक का मकसद ये है कि आप ऐनक लगाएं ताकि आपको नज़र आता रहे। नहीं लगाएंगे तो नज़र नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि ऐनक लगा लेंगे तो नंबर ठहर जाएगा या रिवर्स हो जाएगा या वहीं पे रुकी या वहीं पे रुक जाएगा। वो उसकी ग्रोथ के साथ जो चेंजेस आ रही हैं आई बॉल की शेप में, उसकी वजह से वो ऐनक का नंबर चेंज होना है और अमूमन बढ़ता ही है। ठीक है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी ऐनक लग गई है तो रुक गया। ऐनक को आपको हर तकरीबन 6 महीने में एक दफ़ा चेक करवाते रहना चाहिए ताकि जो उसमें चेंज आ रही है वो साथ साथ हम उस चेंज को, उसके मुताबिक नंबर को चेंज करते रहें। और अगर नहीं आ रही तो नहीं बदलना। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर भी विजिट जो है वो कंसल्टेंट डेफिनेटली, क्योंकि जब आप आएंगे, क्योंकि देखें बच्चों में एक बच्चा जो है ना, उसका पहली दफ़ा अमूमन ऐनक का पता ही तब चलता है जब वो स्कूल जाता है। ठीक है। क्योंकि उससे पहले घर में उसको, बच्चे को नहीं पता नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है, उसके लिए वही नॉर्मल है जो वो देख रहा है, ऐसे ही, क्योंकि उसके मुताबिक शायद सारे ही ऐसे देखते हैं। सारे ऐसे देखते ठीक है ना। हैं। जब वो स्कूल जाता है और कंपैरिजन होता है दूसरे बच्चे से कि यार तू बोर्ड वो पढ़ सकता है, वो कहता है हाँ जी, और वो बच्चा कहता है मुझे तो नहीं नजर आ रहा, तब उसकी या स्कूल टीचर की कंप्लेंट आती है कि जी बच्चे को चेक करवाए। तो बच्चे जो होते हैं ना वो अमूमन उनको नहीं आइडिया होता है कि जी हम जो प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ी उम्र में आके तो डेफिनेटली 8-9 क्लास में तो वो खुद बता देते हैं कि जी अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, फिर दोबारा से तो आया। तो इसलिए बच्चों में तो आपको फ्रीक्वेंट विजिट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मिसकॉन्सेप्ट है कि जी आपका हर कम नज़र बुढ़ापे में मोतिया नहीं होता। ठीक है। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर नज़र जो कम हो रही है बुढ़ापे में आके, यानी 50 की एज के बाद जो नज़र कम हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद मोती है, सिर्फ उसी से नज़र कम हो रही है। ठीक है। उसमें आपकी ऐनक भी लग सकती है, आपको अगर शुगर या ब्लड प्रेशर उसकी वजह से भी मसले मसाइल आ सकते हैं, और भी कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से आ सकता है, तो उसमें भी प्रॉपर एक मुआयना करवा लेना वो भी ज़रूरी है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी भैंगापन के जो ऑपरेशन है या भैंगापन का जो इलाज है, उसके बारे में भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी छोटा बच्चा है, बड़ा हो गया, फिर उसके बाद दोबारा इसको ऑपरेट करना है या इसको जो भी करना है बड़ा होके करेंगे। आपके पास जो टाइम जोन है ना उसके भैंगापन के इलाज का, वो उसकी 4 साल से पहले है। अगर भैंगापन उस उम्र में आ गया है, अगर 2 साल 2.5 साल का बच्चा और उसको भैंगापन आ रहा है ना, तो उस वक्त ही अगर आपने इलाज बजरिया है ना या ऑपरेशन, वो एक अलग चीज़ है। बट उसको अगर आपने चेकअप नहीं कराया और किसी ने आपको कह दीजिए इंतजार करें, हमारी नज़र वो उस उम्र में बन रही है। ठीक है। अगर आपकी नज़र बनने के अमल में कहीं भी कोई रुकावट आ जाएगी, एक सर्टेन एज के बाद वो रुकावट को हम ठीक करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भैंगापन सीधा हो जाएगा बट नज़र नहीं बेहतर होगी और वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसको इस चीज़ से आप वेट ना करेंगे जी बड़ा होने दें फिर हम इसको एड्रेस करेंगे और इसको फिर सर्जिकली या ग्लासेस से या जिस तरह भी करेक्ट करना है बाद में देखेंगे, नहीं, टाइमली उसको करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन होती है ना, अक्सर मैं अपने, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज देख के हम यहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ होता है ये कि जैसे ओपीडी में हमारे ट्रेनी होते हैं, एचओज होते हैं, पीजीआर होते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को जो गाइड वो करते हैं कि जी आपने हफ्ते बाद आना या 10 दिन बाद आना। आई का मैं देता हूँ कि आई की ओपीडी में एक मरीज़ रिपोर्ट हो गया और उन्होंने उसको गाइड कर दिया, या मरीज़ को प्रॉपर उनकी समझ ना लगी, या किसी हमारे एचओ बच्चे ने उनको कह दिया कि आप वेट कर लें। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 4 साल से पहले वाला भैंगापन ठीक हो सकता है, तो बाज़ दफ़ा इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि किसी एचओ के मुंह से निकल जाता है कि आप कुछ टाइम वेट करें, तो मरीज फिर सारी उम्र वेट ही करता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है, और होता भी अक्सर ऐसे ही है कि वो वेट का जो है ना पीरियड, असल में कोई भी बीमारी का जो है ना, जब तक आप उसको, मेरा ख्याल है फैक्ट बता देना चाहिए जी बिल्कुल ऐसे कि ये इसकी प्रॉब्लम है और इससे ये नुकसान ये होगा। ठीक है। जब आप नुकसान नहीं बताएंगे ना किसी चीज का, जब तक देखें जजा सजा नहीं होगी ना, दोज़ख और जन्नत का नहीं होगा, नहीं आएगा, तो फिर आगे आप बंदा उस हिसाब से एफर्ट नहीं करता। जब आप बता देंगे किसी को कि भाई ये ना करने की वजह से इसकी विजन में जो प्रॉब्लम आ गई वो परमानेंट रह जाएगी, ठीक है, और उसका कसूर या पेरेंट्स होंगे या वो डॉक्टर है कि जिसने उसको मिसगाइड किया है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कम से कम एक कोई प्रॉब्लम की इंटेंसिटी सिवियरिटी ज़रूर बता दें कि ये इतना सिवियर प्रॉब्लम है और उससे ये प्रॉब्लम आगे जाके परमानेंटली हो सकता है, इस वजह से आपने इतने अरसे बाद फॉलोअप या दिखाना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ना पेशेंट आता है भागता भागता, मेरा बीपी चेक करें, जब उसका बीपी वगैरह देखते हैं वो कहता है मेरी आँख फड़क रही है। तो ये आँख फड़कने का क्या सीन होता है? अच्छा, उसमें बेसिकली वो है नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है। यही रूटीन में जो अगर हो रही होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपके जो नर्व्स हैं उनकी जो इनर्वेशन है
आपके जो मसल्स हैं वो चूँकि इनर्वेटेड हैं, नर्व्स हैं, डिफरेंट नर्व्स हैं जो उनको सप्लाई कर रही हैं। कई दफ़ा वो थोड़ा सा जो हमारी नर्व्स हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड होती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा निकोटीन का इस्तेमाल करता है, कॉफ़ी पीता है ज़्यादा, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कैफ़ीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेता है, उससे भी थोड़ा हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है और उससे कई दफ़ा हमारे ये जो आँख के मसल्स हैं वो थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें आपकी नर्व्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन होती है, जिसमें से एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ब्लेफरोस्पैज्म, यानी कि वो आंखें इतनी फड़कना शुरू हो जाती हैं कि वो आंख को खोलना जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा कॉमन तो वो बेसिक वजूहत और हैं, एंग्जाइटी, इवन एंग्जाइटी में बंदे के हाथ में ट्रेमर्स आ जाते हैं और पसीने आते हैं, तो ये सारे ये उसके साथ रिलेटेड है। जैसे पहले ये कहा जाता ना, कुछ लोग कहते थे कि मेरी आंख फड़क रही, मुझे पहले से आइडिया हो रहा है ये होने वाला है, सज्जी खब्बी वाली है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। तो मैं तो अभी भी मजाक में ना लोगों से यही पूछता हूँ कि जी आंख फड़क रही, मैं केड़े पासे फिर आगे गल कर दे ताकि उस हिसाब से आपको बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ना इसमें एक लोगों के अंदर एक इस तरह की कॉन्सेप्शन होता है कि जैसे अगर उनको नज़र आना कम हो जाए, या जैसे बच्चों की हमने बात की, बच्चों को ऐनक लग जाए, जो पुरानी हमारी दादियाँ, मामियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ होती हैं, वो ये कहती हैं कि इसको जो ना खसकास, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चारों मगज़ पीस के दे दें, तो इसका कोई रोल होता है? देखें, डाइट कोई भी हो, ठीक है, किसी फॉर्म में इम्यूनिटी बूस्ट अप तो है, डेफिनेटली, बस इम्यूनिटी बूस्ट तो मैं मेरे पास अगर आके बच्चे बहुत सारे होते हैं कि मतलब कहते हैं जी उसको कोई विटामिन लिख दे, मैं नहीं लिखता हूँ, मतलब मैं अवॉइड करता हूँ, मैक्सिमम अवॉइड करता हूँ। वजह उसकी यही है, एक बच्चे की अपनी डाइट में अगर आपने अच्छी खुराक, उसकी बैलेंस डाइट रखी हुई है, ठीक है, तो उसको ये एक्स्ट्रा जो है ये विटामिन की जरूरत है ही नहीं, उस उम्र में तो है ही नहीं। और माशाल्लाह ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो बादाम और ये जो इस तरह की जो आपकी जो अब लग्जरीज हैं, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स है तो लग्जरीज हैं वो अब हमारे लिए, लेकिन अगर आप उसको खा सकते हैं तो डेफिनेटली जनाब उसकी हर एक की अपने बेनिफिट जो हैं वो डेफिनेटली हैं। और लेकिन ये कहूँ कि सिर्फ बादाम खाने वाले ही की नज़र तेज़ होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं, उसमें बाकी चीज़ों का भी अपना अपना रोल है, बिल्कुल हर चीज़ का रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इससे चूँकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, चूँकि अभी हम आगाज़ इस तरह कर रहे हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको एक बेसिक लाइन से हम लेके ऊपर बीमारियों की तरफ जाएं, ताकि उनको आइडिया हो कि इसकी सेवरिटी कहाँ पे जाके होती है या क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है। तो अभी हमने सिर्फ बेस बनाई है, जो नीचे नीचे कॉन्सेप्शंस होते हैं उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो हम ये अब आगे ये देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का भी आपकी आई के ऊपर इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ये ध्यान में रखें कि एक पाइप है, पानी का पाइप है, ठीक है। अब एक नॉर्मल पानी के पाइप का भी एक बर्दाश्त होती है कि उसमें से आप पानी का जो फ्लो है पीछे से कितना प्रेशर डाल सकते हैं और वो उस प्रेशर को मेंटेन रख सकता है उस वेसल के अंदर, उस पाइप के अंदर, ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपका वो पाइप जो है या ब्लॉक हो गया हुआ है और पीछे से जो आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो प्रेशर उसी तरह चल रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, और आपकी वेसल की जो वॉल्स की थिकनेस है वो मोटी होती जाने की वजह से अंदर जो आपका डायफ्राम है वो छोटा हो गया और उसमें से फ्लो, अब वही फ्लो जो पहले एक नॉर्मल रूटीन में बह रहा था, अब उस छोटे डायफ्राम में से गुजरने की वजह से वो तेज़ हो गया हुआ है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आके वो कोई ना कोई नाली अगर इतनी डैमेज हो जाती है कि वो उसमें से फट सकता है तो वो फट जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर या शुगर, ये दो मेन ऐसी बीमारियाँ हैं कि इसकी वजह से अगर ये नालियाँ जिस तरह, और फॉलेज जो होता है वो दिमाग की नाली फट गई, ब्लड प्रेशर से जैसे हम कहते हैं ना दिमाग की नाली फट गई, फॉलेज हो गया, इसी तरह आपके आँख की नाली भी वो नालियाँ कि जो कि अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे रखी हैं जो हम क्लिनिकली उसको एग्जामिन करके देख सकते हैं कि ये नालियों के टेक्सचर में और उनके कंटूर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से इसमें जो तब्दीली आ रही है ये आगे जाके नुकसान का बायस बन सकती है। तो आपने स्ट्रिक्टली जो है अपने ब्लड प्रेशर और शुगर, और ये वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं कि अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा कंट्रोल ब्लड प्रेशर शुगर का कर लेंगे तो वो डैमेज होने से ही हम बच सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे क्योंकि जब डैमेज हो गया ना फिर तो जो खून आ गया बाहर, नाली फट गई है, फिर जरा मुश्किल हो जाता है। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर सर से बात कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में स्माइली फेस के साथ, ताकि आपको ये पता चले कि ये जितनी भी बीमारियां हैं ये रिवर्सेबल हैं, इन काबिल इलाज है, इनका इलाज हो सकता है। लेकिन जो गोल्डन पीरियड होता है, जो स्टार्टिंग का इसका टाइम होता है, उसको आपने वेस्ट नहीं करना होता। कोई भी आपको इशू आता है किसी भी कैटेगरी का, तो आपने फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट के पास जाना होता है और जाके उसको कंसल्ट करना होता है। अब यहाँ पे होता ये है कि हमारी गली मोहल्लों के अंदर आपने देखा छोटी छोटी शॉप्स खुली होती हैं जो आपकी आई बनाने वाली, जो आपकी ग्लासेस वगैरह तैयार करते हैं।
तो उन्होंने छोटी मोटी मशीन रखी होती है, एक आधा उन्होंने टेक्नीशियन हायर किया होता है। तो कोई भी बंदा जाता है, चूँकि उन्होंने अपनी ऐनकें बेचनी होती हैं, उन्होंने अपने ग्लास और शीशे के फ्रेमों को बेचना होता है, तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पे कोई टेक्नीशियन रखा होता है जिसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर भी इतना नहीं होता। तो आप वहाँ पे जाते हैं, वो आपका एक नंबर लगा के, आपको ऐनक लगा के वक्ती तौर पे आपको दिखा देते हैं और आप समझते हैं मेरी नज़र ठीक हो गई। तो हम सर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर आपको ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं या किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर है और उसके इफेक्ट आपके आईज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ पे चेकअप करवाना चाहिए या प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए सर? अच्छा, ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट, हम इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं या ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियंस हैं, मतलब इसका एडिशन हमारी कम्युनिटी में अभी रिसेंट है, कोई 8-10 साल कह लें या 15 साल। जी जी सर। एडिशन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा एडिशन है और ये होना ज़रूरी था। और इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उससे पहले तो कोई भी नहीं था, उससे पहले तो दुकान वाले थे ना। लोगों अब को एक कम से कम ये जो लोग हैं, ये माशाल्लाह देर बैचलर्स हैं, ये उन्होंने बीएससी की हुई है इसमें, और उनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके काफ़ी हद तक क्लियर हैं, डिजीज़ के मतलब भी और इन सारी चीज़ों के मतलब। ठीक है। अगर आपका सिंपल ऐनक का मसला है, ठीक है, और अगर आप मतलब आपके वहाँ पे कहीं पे ऑप्टिशियंस या और ये ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनसे नंबर लें, क्योंकि वो नंबर जो आपको वो दे रहे हैं उसमें वो उतने ही एक्सपीरियंस्ड हैं उस अपनी फील्ड में, क्योंकि वो ट्रेनिंग हॉस्पिटल से करते हैं। पूरी प्रॉपर एक ट्रेनिंग, प्रॉपर कोर्स पढ़ते हैं, 4 साल का 5 साल का इनका कोर्स है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उनके बाद इनकी अपनी इंटर्नशिप होती है, जिस तरह हमारी हाउस जॉब है, इनकी इंटर्नशिप्स होती हैं, उसके बाद वो एक क्वालिफाइड होकर ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर आते हैं। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन और इस सारी चीज़ों में अच्छा बेसिक क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स इनको आई के डिजीज़ के भी होते हैं। ठीक है। मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि दे नॉट बेसिकली, लेकिन आपको वेल अवेयर कर सकते हैं, अवेयर जरूर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और ये और चूंकि देखें हम अब अगर आप देखें तो प्राइमरी हेल्थ से लेकर टर्शरी तक बीच में जो गैप्स थे, ये आपके चूंकि प्राइमरी एक ऐनक की दुकान पे एक बंदा का पहली चीज़ होती है यार ऐनक वाले के पास जाऊं, उसी को दिखाऊं। अब वहाँ पे अगर आपके पास एक ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठा हुआ है, कम से कम वो गाइड कर सकता है कि जी नहीं आपने इधर से या ये आपने अब आपका एक का मसला है। जी हम यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त होना चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सर के साथ और मजीद मज़े की गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आपने देखा कि सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हमने आई के ऊपर होने वाली जितनी भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या आँखों के मुतल्लिक़ा जितने भी आपके मसाइल हैं उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। और सर अभी आपको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये बता रहे थे कि जैसे आई का किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर का, फालज का कोई भी अटैक होता है, फिर इसके बाद हमने बात की कि जो छोटी मोटी जगह के ऊपर आप अपनी ग्लासेस वगैरह बनाते हैं, फ्रेम चेंज करवाते हैं, तो वहाँ पे जब आप अपनी नज़र चेक करवाते हैं, इन सारे मामलात के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब हमने सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर मज़ीद बेशुमार लोग जब क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं ऑप्टिकल नर्व के साथ, वो कहते हैं जी मेरे ना दिमागी पट्ठों की वीकनेस हो गई है। अब दिमागी पट्ठों की वीकनेस का आई के साथ क्या ताल्लुक होता है? देखिए, बहुत सारी डिजीज़ है, बहुत सारी बीमारियां आँख की अपनी ऐसी हैं जो ऑप्टिक नर्व या आपके न्यूरोलॉजिकल उसका एस्पेक्ट से वो आपके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हमारी ऑप्टिक मतलब अब आपके बहुत सारे खुदा ना खासा के दिमाग के ट्यूमर्स कह लें ऐसे हैं कि जिनकी प्रेजेंटेशन आई से ही पिक होता है। ठीक है। आई वाला डॉक्टर अपने टेस्ट करता है, उसके कुछ फील्ड्स टेस्ट होते हैं वो करता है और उसके अंदर फिर उसको मतलब एक प्रिडिक्ट होता है कि सस्पेक्ट बल्कि वो बन जाता है कि यार इसको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और जब उसकी फिर वो असेसमेंट की जाती है और उसको फिर जब चेक किया जाता है और उसके फिर एमआरआई और फिर न्यूरोलॉजिस्ट उसके साथ कोरिलेट करके देखता है तो कई दफ़ा निकल आती है कि हाँ ये इसकी न्यूरोलॉजी की बीमारी है। ठीक है। बाकी जो अमूमन सरदर्द और आई और इसी तरह जो मिग्रेन है, मिग्रेन कई दफ़ा आई के सिम्टम से प्रेजेंट करती है। ये मैं पूछने वाला ही था आपसे, जो मेरे से स्किप हो रहा था। मिग्रेन जो है आई के प्रेजेंटेशन से करती है, क्योंकि मिग्रेन में तो कोई भी हिस्सा जो ना वो पूरा अच्छा ये बड़ा ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि मिग्रेन में सिर्फ आधे सर का ही दर्द होगा। नहीं, पूरे का भी हो सकता है। एक होता है फेज, आपको भी पता होगा उसका, जिसको हम कहते हैं ऑरा। ठीक है। ऑरा फेज वो है कि जो मिग्रेन स्टार्ट होने से पहले पेशेंट जो है उसको आइडिया, कई लोग, सारों में नहीं होता बट कई लोगों में होता है, उनमें उनकी विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है। कई लोगों को एकदम बैठे बैठे नज़र कम हो जाएगी, कई लोगों को चीज़ें लाइटें जो हैं वो जिग जैग नज़र आनी शुरू हो जाएंगी एक सीधी लाइन उनको टेढ़ी नज़र आएगी। इसी तरह फिर उनकी जो है फ्लैशेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को सेंसेशन, स्मेल एक स्पेसिफिक आनी शुरू हो जाती है। ये वो ऑरा है जो कि मिग्रेन से पहले अमूमन लोगों को आ जाता है और जैसे ही वो आता है फिर उसके बाद हेडेक शुरू हो जाता है।
तो वो आई की अपनी बीमारी नहीं है। और चूंकि जिस तरह पता है कि मिग्रेन जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो वेसल्स हैं उनकी जो फ्लो है वो उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, लेकिन ये है कि वो आई में भी इसी तरह उसका फ्लो आता है। तो ये अमूमन समझा जाता है कि यार ये जो शायद मेरी रगें जो फट रही हैं वो बेसिकली मिग्रेन है जिसका ताल्लुक इनडायरेक्टली उसके साथ आई के साथ है। अच्छा सर, दूसरा ये होता है कि एक तो चले ये बात आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन कर दी, ये मैं स्टार्टिंग में मेरे माइंड में था, ये सवाल स्किप हो रहा था। तो इसके ऊपर हमने देखा है कि क्योंकि माइग्रेन के अटैक लोगों को हफ्ते में 2-2 3-3 भी होते हैं, बिल्कुल, बाज़ दफ़ा महीने में होते हैं, बाज़ दफ़ा सालों में भी नहीं होते, और कई मरीज़ ऐसे उनको पर डे के हिसाब से भी होते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के ऊपर। और जैसे आपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात की, किसी को धुंधला नज़र आना, नज़र ना आना, या टेढ़ापन हो जाना, या 2-2 4-4 नज़र आना, या ग्लासेस लगाना, तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होते ही होते हैं। आज के दौर के अंदर इसमें क्या जिद्दत आई है? जैसे लोग लेंस वगैरह लगाते थे, तो अब कई हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आते हैं कि जी मेरे फलां ने ऐनक लगाई हुई थी, वो फलां डॉक्टर के पास गए, उन्होंने लेज़र आइज ऑपरेट किया, ऐनक उतर गई। तो इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। इतना एडवांस तो नहीं है, अब ये तो अब काफ़ी अरसे से, तकरीबन 20-25 साल से ये प्रोसीजर पाकिस्तान में भी जो है ना मतलब काफ़ी अवेलेबल है और किया जा रहा है। यस, सिंपल जिस तरह मैंने बताया ना कि ऐनक जो है वो आपको लगती है कि आपकी आई की कंटूर जो है एक नॉर्मल बंदे से इस तरह का फ़र्क है कि आई की जो लाइट को फोकस होना है आँख के पर्दे के ऊपर, उसकी फोकसिंग जो है पर्दे की बजाय थोड़ा सा आगे या पीछे हो रही है। ठीक है। ऐनक का काम ये है कि उस अक्स को दोबारा फोकस करा दे। अब हमारा जो कॉर्निया है ये बजाते खुद एक लेंस है और आँख के अंदर भी एक लेंस है। ठीक है। 2 लेंसेज हैं। इस कॉर्निया की शेप को हम विद लेज़र अल्टर कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो चेंज करके कि उसकी जो फोकस करने की जो कैपेबिलिटी थी हम उसको चेंज करके यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट कर रहे हैं उसकी वजह से ऐनक जो है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है। नंबर 1, नंबर स्टेबल हो, क्योंकि आज जो नंबर है उसका अगर वो चेंज हो रहा है तो वो चेंज के अमल को नहीं हम रोक पा रहे। नंबर उतर जाएगा बट वो जो नया नंबर अगर मतलब उसकी जो आंख में नंबर बढ़ रहा था वो बढ़ने का अमल चल रहा है तो फिर दोबारा लग जाएगी ऐनक। दूसरा जो है उसकी एक तो उम्र, इसलिए 18 से 20 साल की उम्र के बाद, नंबर 1, और नंबर 2 जो है स्टेबिलिटी। और भी कुछ चीज़ें हैं, आँख की पुत्ती की मोटाई, उसकी शेप, उसका कंटूर, उसके लिए कुछ टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स वो करवाए जाते हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली सेफ प्रोसीजर है जो लोग, लेकिन है कॉस्मेटिक, बड़ सिंपल सी बात है, कॉस्मेटिक है। अच्छा सर, जैसे कि शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं, जैसे उनके हाथ पाँव की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हिस्सा दिल से जितना ज़्यादा दूर होता है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन के भी इशू आते हैं, तो इस तरह जो आंखें होती हैं ब्लड प्रेशर वालों की, आपकी की राय में किस तरह ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है या शुगर का जो मरीज़ है उसको अपनी आंखों के ऊपर फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके? देखिए, एक ये तो इस पे बहुत स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ड्यूरेशन है, ठीक है, एक बंदे को डायबिटीज़ को डायग्नोज हुए कितना अरसा गुजर चुका है। ठीक है। जो टाइप 2 है, यानी कि जो गोली पे जो लोग होते हैं उनमें कंपैरेटिवली ज़रा डिलेड या लेट आता है, ठीक है। और जो टाइप 1 है इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनके अंदर ज़रा जल्दी शुगर के असरात आँख के पर्दे पे आ जाते हैं, बेशक आपकी शुगर कंट्रोल भी हो। ठीक है, उसका इफेक्ट आएगा। जो एक रफ में पीरियड कहूँ तो 10 साल आपके पास एक, अगर अच्छी कंट्रोल के साथ है तो 10 साल एक वो पीरियड है कि जिसमें अमूमन चांसेस ज़रा कम है कि आँख के पर्दे के ऊपर शुगर के असरात आएंगे। 10 साल के बाद आना शुरू होंगे अगर अच्छी कंट्रोल है थ्रू आउट। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि जो 5 साल डायग्नोसिस के 5 साल के अंदर अंदर ब्लाइंड हो गए, और ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको 20 से 25 साल हो चुके हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं आए, और वो सारा डिपेंडेंट है उनका शुगर कंट्रोल किस हद तक अच्छा उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ था। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका ये कंट्रोल। वो आपका फैमिली फिजिशियन ही उसको कर सकता है। वो एक आई स्पेशलिस्ट से आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि वो इंसुलिन को ऊपर नीचे है, वो आपका फैमिली फिजिशियन है। प्लस जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, डाइट अपनी जगह, और जो फिजिकल एक्टिविटीज है, रेगुलर वॉक है, एक्सरसाइज है, बॉडी बिल्डिंग है, वर्कआउट है, जितना वर्कआउट आप एक पेशेंट, जितना भी एक डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। हमारे अब ना लाइफस्टाइल बड़ी अनफॉर्चुनेटली बैठ के मोबाइल टैबलेट्स, इससे आगे हम बढ़ नहीं है, मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं अपनी जनरेशन के बाद, मैं अभी भी सुबह उठ के नमाज वगैरह के बाद वॉक भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ।
अपने बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती लगाया, लेकिन अगर मैं ना लगाऊं तो वो भी नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे ना आपको। क्योंकि मैंने अपने वालिद को देखा, मेरे वालिद ने, मैं अपने दादा को, बल्कि मैं कहूँगा मैं अपने दादा के साथ बचपन में ये गुलशन रावी पार्क में जनाब सुबह फजर की नमाज के बाद वो हमें भी क्या हो जी, और वो बैठक भी लगाते थे, सारा कुछ करते थे। फिर उसके बाद पहलवानी वाली बात, और उसके बाद फिर जो मर्जी खाओ। लेकिन अब आप जब जो मर्जी खाओ को मेंटेन रखो, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी आपने बिल्कुल छोड़ दी है, तो फिर ये तो जिंदगी बेमज़ा हो जाएगी ना, मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो फिर बढ़नी है और बड़ी तेज़ी से बढ़नी है। जी नाज़रीन, जैसे हमने देखा कि शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ जितने भी मरीज़ हैं, उनकी बॉडी के हर हिस्से के डैमेजिंग का ख़तरा अवेलेबल होता है। वो किसी भी वक्त डैमेज हो सकते हैं, उनके आँख है, हाथ है, या कोई भी आपकी बॉडी का ऑर्गन है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपनी शुगर को किस तरह कंट्रोल किया हुआ है, आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट क्या है, आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन क्या है, और आपकी डाइट हैबिट्स क्या हैं। अब यहाँ पे होता यह है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है टाइप 2 में जाके, लेकिन चूँकि कंटिन्यूसली आप दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं और साथ में आप बदपरहेज़ी भी कर रहे होते हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट रिपोर्ट होता है, हम उसकी शुगर चेक करते हैं, जिसको हम BSR कहते हैं, तो वो 500 से ऊपर होती है। तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि भाई आपकी शुगर क्यों हाई है? वो कहता है मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो ये कैसे आई होगी? तो ये आपकी एक जो लाइफ पैटर्न है आपकी बॉडी का, उसको जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, जो कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या दिल के मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लिवर है, या कब्ज़ जैसे ये मसाइल हैं, ये लाइफ चेंजिंग बीमारियां हैं। अगर आप अपनी बॉडी को मुतहर्रिक करें, फिज़िकल मूवमेंट में एंगेज करें और फिज़िकल एक्टिविटी करें और अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखें, तो ये सारी की सारी बीमारियाँ रिकवरेबल हैं, रिवर्सेबल हैं। तो हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? रेटिनोपैथी, मैं तो रेटिनोपैथी पे आऊँगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब, इसका मतलब ये है कि वो अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो माइक्रोएंजियोपैथी, या हमारी जो छोटी नालियाँ, खून की नालियाँ, उनकी बीमारी है। ठीक है। हमारी छोटी नालियों में जो एक, जिस तरह मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका एक पानी का पाइप की मिसाल देते हैं। एक पानी का पाइप है, उसको हमने धूप में रख दिया। ठीक है। अब धूप में रखने से क्या हुआ कि उसकी जो आउटर सरफेस है वो डैमेज होना शुरू हो गया। ठीक है। अब उसी में एक प्रेशर फ्लो चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। अब यही चीज़ आंख के अंदर भी है कि आपका जो आंख के अंदर खून की नालियाँ, छोटी बारीक नालियाँ हैं, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो वो खून की नालियों की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। अब जब वो कमज़ोर होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं से उसमें, जैसे पानी के पाइप में धूप में पड़ा हुआ है और बड़े अरसे से पड़ा रहा, तो जब आपने पानी चलाया तो एक दिन एक जगह से सुराख में से पानी बाहर आना शुरू हो गया। इसी तरह अब आपकी नालियों में से भी खून बाहर आना शुरू हो गया, या मादा बाहर आना, चिकनाहट वाला मादा जो है, प्रोटीन जो होती है, वो बाहर लीक होना शुरू हो गया। जब वो लीक होती है, अब जैसे अब आपने यही समझ लें, इसी कारपेट के ऊपर या आपका जो है कालीन के ऊपर आपने पाइप रखा हुआ था, वो पाइप जब निकला तो इस कारपेट में आया तो पाइप ये जो कारपेट है ये फूल जाएगा क्योंकि इसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया। यही हमारे आंख के पर्दे में होता है। आंख का जो पर्दा है उसके अंदर से ये नालियां गुजर रही होती हैं, और जब उसमें से कहीं से भी ये मादा लीक होगा तो वो पर्दा जो है स्वेल कर जाएगा। ठीक है। इस स्वेलिंग की वजह से जो नज़र है वो आपको क्लैरिटी एकदम कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका जब तक सेंटर वाली नज़र होती है ना, तो उस वक्त तक मरीज़ को खुद आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो सेंटर में आखिरी चार्ट का आखिरी लाइन या टीवी पे लिखी हुई चीज़ भी पढ़ सकता है। वो कहता है जी मुझे तो नज़र आ रहा है, जबकि वो पता लगता है साइडों से वो सारा डैमेज हो के वो अभी सेंटर बस बचा हुआ था। और जिनका सेंटर पहले इन्वॉल्व हो जाए तो वो फटाफट आ जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बेसिकली नालियाँ डैमेज होती हैं। अच्छा, अब मैं अपने जनाब उस पाइप को यहाँ पे मैंने पट्टी कर दी, लेकिन फिर भी मैंने धूप में रखा रहने दिया। अब क्या होगा, कहीं और से लीक कर जाएगा। उधर भी पट्टी कर दी, फिर तीसरी जगह से लीक हो जाएगा। अब इलाज का मकसद जो होता है, हम पेशेंट को यही, इसीलिए पहली बात पे आते हैं कि यार आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक उस पाइप को उठा के मैं छाँव में नहीं रखूँगा, मज़ीद डैमेज से मैं नहीं रोक सकता। इसी तरह जब तक मैं उस नालियों पे जो शुगर के असरात आ रहे हैं उसको मैं कम नहीं करूँगा, शुगर कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं इस डैमेज को नहीं रोक सकता। और खुदा ना खास्ता अगर आ जाता है, और जितना अर्ली डायग्नोज हो जाए उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उतने अच्छे चांसेस हैं कि आप उसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये नाली इतनी हद तक फट जाती है कि आपके पूरी आंख के अंदर खून आ जाएगा। ठीक है। और उसमें फिर आजकल वो जो रेड बॉल नजर आना शुरू, नहीं आंख के अंदर, वो आपको नहीं नजर आएगा, वो अंदर पर्दे में पर्दा फट गया और वो अंदर से पर्दे की नाली फट गया। वो मतलब पेशेंट एकदम सुबह उठा कहेगा जी मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। जब वो चेक करवाने जाता है तो पता लगता है आंख के अंदर तो खून आ गया, सारी नाली फट गई है, पीछे से सारी ब्लॉकेज होगी, खत्म। ठीक है। अब वो आप उसको फिर ऑपरेट करें, इंजेक्शन लगाएं, सर्जरी करें,
बट वो विजन वापस रिकवर फिर होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, हो जाती है रिकवर उसमें भी, डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ डैमेज। कि उसकी कंडीशन क्या है, पेशेंट टू कंडीशन पेशेंट क्या वेरी है, करेगा। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट वो चीज़ नहीं रहेगी। अब ये सारा इसलिए ज़रूरी, फिर वापस हम उसी बात पे आते हैं, इनिशियल कंट्रोल। ठीक है, जितना वो अच्छा रहेगा, ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, उतना इसको बचाया जा सकता है बिल्कुल डैमेजिंग से, बिल्कुल वरना बचाया डैमेज तो जा होना ही सकता होना है। वो 8 अगर साल हम बाद या कुछ भी 10 नहीं साल करें। हाँ, अगर एक पेशेंट जिसमें बहुत अच्छी कंट्रोल भी चल रही है ना, 20 साल बाद देखें, 20 या 25 साल बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पेशेंट में ज़रूरी है कि वो नहीं आएंगे असरात, ठीक है, ना ही ज़रूरी है कि हर पेशेंट में आएंगे। ठीक है। वो पेशेंट टू पेशेंट अगेन वेरी, अब वो डिपेंड करेगा कि उसका कितना। और अगर खुदा ना खास्ता शुगर के साथ उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है, तो आप उसको डबल कर लें, उतना चांस भी बढ़ जाएगा, रिस्क भी डबल बढ़ कर जाएगा, दें डबल रिस्क उसका हो जाएगा। ठीक है, जिसको पर 5 साल 10 साल में अगर चांसेस थे, आप उसको 5 साल पे लें, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन भी है। ये तो दोनों लाजमी है, क्योंकि अगर आपको शुगर होगी, बीपी तो ऑटोमेटिक लोगों को आता है। बिल्कुल आता है। क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि वो कहते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया था और शुगर ठीक भी हो है, गया। तो मैं कभी कभी बस गोली खा लेती हूँ, जब बढ़ता है तो खा लेते हैं। हाँ, हाँ, मुझे वो खुद ही वाली आइडिया हो बात, जाता है ऐसे, कि हाँ, मेरा मुझे सर आइडिया चकराना हो जाता है। और ये शुगर हम कहते हैं कि साइलेंट किलर है जी, ये तो ब्लड इसका तो प्रेशर। पता नहीं चल हाँ, सकता ये ना। तो नहीं पता लग सकता। और आप ऐसे ही देखें कि बीपी जो है वो विद इन सेकंड चेंज होता है। ऐसे ही है। मैं यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे हूँ, मेरा बीपी और है। अगर मैं फ्रेश मूड में या हाइपर होता हूँ, एंजाइटी में कन्वर्ट मैं होता हूँ, आपको बीपी इसकी और है। मिसाल बीपी की दूं कि एक हम इसको कहते हैं वाइट कॉलर, वाइट कॉलर नहीं, सॉरी, ये है कहलाता है, हाँ, वाइट कॉलर। वाइट कॉलर जनाब, इसको पेशेंट होता है जिसको हम कहते हैं, वो जब आप उसको थिएटर में लेके जाते हैं ना, जी जी, तो जनाब बाहर उसको आप चेक कर रहे हैं कमरे में उसके, तो 130 140 90 नॉर्मल है, 140 70 या 120 70 इस तरह चल रहा है। थिएटर रास्ते में चलते चलते उसका बीपी बढ़ना शुरू होता है, और आप उसको टेबल पर लिटाते हैं तो पता लगता है ये 210/120 बीपी है उसका। ऐसे ही है। फिर वो वापस जाते हैं, वापस जाके कमरे में जाता है, फिर ठीक हो जाता फिर है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि ये तो साइकोलॉजिकल है। बट जो Psychological पेशेंट हैं बीपी के, हाइपरटेंसिव जो हैं पेशेंट्स हैं, बेशक आपको ना पता लग रहा हो, लेकिन अगर आपका मतलब, मेरे ख्याल है आप बेहतर समझते हैं कि 140 और 80 ऐसे। मेरे ख्याल है जी, कटिंग जी। पॉइंट है, कि इससे ऊपर को तो आप कहते हैं जी कि जी, यार 140 या 130 क्रॉस करे तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर में हाँ, कंसीडर blood pressure करते में हैं। आ जाता है वो, यहाँ और पे तो मेडिसिन 200 लेनी वाला है। भी कह रहा होता है कि नहीं मैं ना बोतल पी लेता हूँ जाके। ठंडी स्प्राइट की बोतल। मेरी अपनी प्रैक्टिस में लोग आते हैं, तो हम ऐसे ही चेक है, करते हैं कि सही भाई कह आपका रहे हैं बीपी 200 ऊपर। हाँ। वो कहता सर मैं गोली नहीं, किसी ने कहा था लग जाएगी, ये नहीं मुझे और कोई जूस लग जाएगी। एक तो ये भी लोगों बड़ी को बड़ा है कि conception। जी हाँ, कि जी लग जाएगी, हाँ, पक्की और फिर लग हमें खानी पड़ेगी। ऐसे ही। भाई जिंदा रहना तो खानी तो पड़नी है। तो मैं फिर उनको यही कहता हूँ कि रोटी भी तो आपको लगी हुई है ना। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर रोटी आप नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो बिल्कुल इस ऐसे तरह ही। अगर कोई इफेक्ट आ गया आपकी बॉडी के अंदर, तो आपने उसको टाइटल करना है, मेंटेन करके अपनी लाइफ को इजी बस। करना है। अच्छा सर, ये हम पूछते हैं कि जिस तरह ये आपकी शादी वगैरह फंक्शन होते हैं, तो फीमेल जो है ना वो लेंस लगा लेती हैं, आर्टिफिशियल लेंस। इनके क्या इफेक्ट होते हैं आपकी आंखों के ऊपर या नहीं होते? इस पे मैं वैसे कमेंट करूंगा, ख़वातीन खिलाफ हो जाएगी मेरे, लेकिन बिलीव यू मी कि मैंने बहुत सारी लाइफ मतलब अपनी प्रैक्टिस में, और ख़वातीन ज़्यादातर देखी हैं ऐसी कि जो इस कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आँख में इन्फेक्शन करवा के, और ख़ास तौर से वो कॉन्टैक्ट लेंस जब एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है, कि जी उसने ख़रीदा एक हाँ, फंक्शन उसने पे आगे उसने पहना, अगले फंक्शन पे इसने पहना, तीसरे फंक्शन पे किसी और ने पहना, तो वो उसकी वजह से जरासीम जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और कुछ जरासीम आँख के कॉन्टैक्ट लेंस से जो ट्रांसफ़र होते हैं वो इतने डेंजरस हैं कि विद इन 24 to 48 आवर्स विजन परमानेंट लॉस कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरा आता है कि कॉन्टैक्ट लेंस मार्केट में जो अवेलेबल हैं, एक चीज़ आप मतलब ये जहन में रखें, ये जो 2000 1500 1000 Low quality के है। जो आता है, ये डिस्पोजेबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये डिस्पोजेबल है। लगाया तो कि आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, फंक्शन में लगाया, उसके बाद आपने इसको फेंक दिया। ठीक। जो बेचने वाला है वो अपनी बिक्री के लिए, या वल्लाह आलम जो लेने वाला है वो भी क्या सोच के कि हम उसको, हमारे तो टूथपेस्ट खत्म हो जाए, हम उसको एंड पे और टूथब्रश को बाद में जो है नाला पानी बनाने के कायल है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने यकीन करे यंग लड़कियाँ उनकी 15 नजर साल बर्बाद हो जाती 18 साल में स्कार बन जाता है जी, आपकी पुतली पे स्कार बन गया। स्कार बन गया तो आप समझ लें शीशे पे आपने एक रेग मार स्क्रैच आ गया बस। वो स्क्रैच, और इतना वो गाढ़ा स्क्रैच है कि आप चार्ट का पहला लफ्ज नहीं पढ़ पाते, ठीक हो, आपको नजर ही नहीं आता चार्ट का। तो कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी कंपनी का हो, अच्छी दुकान से लिया हो, ठीक है, तो और कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सोना नहीं है। ठीक है, एक्सटेंडेड वेयर आते हैं जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड वेयर, लेकिन बेहतर है
कि आप कोई भी पहन के सोएं मत, ठीक है। रात को उतारें, सुबह लगाना है। नज़र के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन आपने उसको सुबह लगाया, 6-8 घंटे जो आपका वर्किंग आवर्स हैं उसमें आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद शाम को उतार के उसको, उसकी जो सॉल्यूशंस हैं उसको आपने उसमें डाला और आपने संभाल लिया उसको। अच्छा सर, लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, इसमें जो आप इस वक्त जो आपकी स्पेशलिटी में कोई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत है, आप पब्लिक को मैसेज दे सकते? देखिए जी, एक तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो वेस्टर्न का बड़ा एक इंजेक्शन का शोर मचा था कि जी इंजेक्शन लगा और सारा, और कि जी वो रजिस्टर्ड नहीं है। एक होता है जी ऑफ लेबल रजिस्ट्रेशन। ऑफ लेबल का मतलब ये है कि वो दवाई रजिस्टर्ड है किसी और मर्ज़ के इलाज के लिए, ठीक है, लेकिन आई के अंदर भी उसका इस्तेमाल जो है वो जो ट्रायल्स हुए हैं और उन ट्रायल्स के मुताबिक उसके रिजल्ट जो है दे आर गुड एंड दे आर पॉजिटिव रिजल्ट्स। और ये जो ड्रग इस वक्त जो वेस्टर्न के नाम से थी और उसका जो और है ये जिनाह से ज़्यादा शोर उठना शुरू हुआ था। नहीं, जिनाह से तो नहीं, खैर ये अनफॉर्चुनेटली जो पूरे public news पंजाब में ही चला था, पंजाब में पूरे पंजाब में ये चला था और बहुत सारे लोगों की नज़र भी ज़ाया हुई इसकी वजह से। उसकी वजह ये थी कि ये जो इंजेक्शन है ना, ये आता है बड़े एम्प्यूल में, और उससे छोटे इंजेक्शन जो है आई में जो लगने हैं डोज, आप ये समझ लें कि अगर 4 ml का इंजेक्शन है तो आई में जो डोज लगनी है दैट इज़ 0.1 ml, यानी कि 1 ml में भी 10 इंजेक्शन निकल आएंगे, तो 4 ml में 40 इंजेक्शन निकल आएंगे। अब वो जो बनाने का प्रोसेस होता है ना, ठीक है जी, वो जो बनाने डिस्पेंसिंग है जिसको हम कहते हैं, वो डिस्पेंसिंग जो है शौकत खानम करता था, ठीक है। कुछ बीच में प्राइवेट वेंडर्स आ गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास भी, हम रजिस्टर्ड हैं, झूठ बोल के कि हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी फलानी जगह लैब है, हम उसको करते हैं, और उन्होंने उसको इस तरह करके मार्केट में देना शुरू किया। लोगों ने भी थोड़ा सा ले लिया कि चलो आ रहे हैं, और सही चलता रहा। उनका कोई बैच आया फॉल्ट वाला, अब वही बैच समझ लें कि एक इंजेक्शन का एम्प्यूल से जो बैच बना है 40, 50, 60 जितने बने हैं, और वो जहाँ जहाँ गए हैं वो सारे ने इफेक्ट किया, सारों को इफेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि ये इसमें डॉक्टर बेचारे का रोल नहीं था। जी नाजरीन, जैसे आपने देखा कि हमने ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इंजेक्शन से आपकी आइज़ के ऊपर इन्फेक्शन आए थे, उन सारे मामलात को हमने इस प्रोग्राम में प्रॉपरली आपको अवेयर करने की कोशिश की, और कोशिश की कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखने वाले हैं, उनको पता चले कि आँखों के मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, वो लेंस से हो, वो शुगर से हो, ब्लड प्रेशर से हो, इन्फेक्शन से हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, या किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन से हो, उन सब के ऊपर हमने डिटेल गुफ्तगू की, और सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपको उस पर एजुकेट करने की कोशिश की। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे यहाँ चूँकि स्टूडियो में टाइम लिमिटेशंस होती हैं, और यहाँ पे हमारा टाइम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।